हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में अगली जो एक्सरसाइज है 20 क्वेश्चनों की जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। और देखिए, इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से ये समझेंगे कि पर्यावरण जो अध्ययन है, जो विभिन्न परीक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उनका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और संपूर्ण जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला है उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे और आपको ये जो सीरीज चल रही है वो आपके लिए किस तरह से उपयोगी है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का सही अर्थ है, यानी कि पर्यावरण जो है उस शब्द का सही अर्थ है। तो पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परिधन आवरण। पर्यावरण का अर्थ होता है परि माने होता है चारों ओर, यानी हमारे आसपास के चारों ओर जो भी होता है वह पर्यावरण होता है। इन ऑप्शनों पर विचार करें तो ऑप्शन ए कहता है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का संयोग, यानी जो प्रकृति में है और जो मानव ने बनाया है उसको मिला के पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। केवल प्राकृतिक वस्तुएं हैं तो देखिए, प्रकृति पर्यावरण का हिस्सा तो है, लेकिन केवल प्राकृतिक वस्तुओं को हम पर्यावरण कहें तो ये उचित नहीं है। केवल मानव निर्मित वस्तुएं यह भी नहीं है, और डी इनमें से कोई नहीं, तो इस ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा ए, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का संयोग ही क्या होता है? वास्तव में पर्यावरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल में शामिल तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जैव मंडल में देखिए, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है, इन सभी का संयोग होता है। तो जल आता है जल मंडल में, वायु आती है, मृदा आती है, पौधे आते हैं, पशु आते हैं, मनुष्य आते हैं, जल आता है, वायु आते हैं, जंतु आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जल मंडल में क्या है? उपरोक्त सभी जो तत्व हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को सुरक्षित रखती है? तो ध्यान दीजिए, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में वह समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए, ये नाम भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। समताप मंडल की जो निचली परत होती है वह निचली परत ओजोन परत होती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल ओजोन परत को सुरक्षित रखता है। तो क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं होती, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, मध्य मंडल में नहीं पाई जाती, थर्मोस्फीयर में नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रदूषण वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? चलिए इन ऑप्शनों पर हम विचार करें। धूल के कण वायु प्रदूषण का कारण है, औद्योगिक धुआं वायु प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण जल के में प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, और वाहन उत्सर्जन जो है, वाहनों से निकला जो धुआं होता है वो वायु प्रदूषण का कारण है। तो ये भी कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। नेक्स्ट हम बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? देखिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखें। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होती है मीथेन, उसके बाद होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद होते हैं सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो उसके बाद इसके कारक होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन पर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, मेथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखिए। आगे हम बात करें, पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? हम ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन कहते हैं। ओजोन रिक्तीकरण इसका आंसर नहीं होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा। इसका कंफ्यूजन रहेगा आपको ग्रीन हाउस प्रभाव, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो होता है, बट अतिरिक्त वृद्धि के कारण जो तापमान बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, जलवायु परिवर्तन का
मुख्य कारण कौन सा है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है? यानी किस कारण से जलवायु में परिवर्तन होता है? प्रदूषण के कारण जलवायु में परिवर्तन नहीं होता। मानवीय क्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, क्योंकि वनों की कटाई होती है, वन कम हो रहे हैं तो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, शहरीकरण है, ठीक, और प्रदूषण करने के जो क्रियाकलाप हैं उनसे सबसे जलवायु प्रदूषण जलवायु में परिवर्तन होता है, तो मानवीय क्रियाओं से जलवायु परिवर्तन होता है। सौर विकिरण कभी भी जलवायु में परिवर्तन नहीं करती। अगर ऐसा होता तो सूर्य की रोशनी जो है वो हमेशा से आ रही है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन पहले ही हो जाना चाहिए था। तो सौर विकिरण से कभी भी जलवायु में परिवर्तन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस गैस का उत्सर्जन वैश्विक तापमान को बढ़ाता है? तो अभी अभी मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह वैश्विक तापमान को बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? किसके कारण होती है? तो देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यदि हैं तो उनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो पहला ऑप्शन ही है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड से अम्लीय वर्षा नहीं होती, मीथेन से अम्लीय वर्षा नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड कारक होती है, ये सही है, लेकिन इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें दो गैसों का संयोजन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इन दोनों गैसों के संयोजन के कारण इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन हो सकता है। ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन हो सकता है उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। प्लास्टिक अपघटन नहीं होता, कांच का नहीं होता, कागज का होता है और धातु का अपघटन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ है वह कागज जो है वो पेड़ पौधों के उत्पाद से बना हुआ पदार्थ होता है, इसीलिए यह बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि कौन सा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है कि ऐसा ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए इन्हें अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अक्षय ऊर्जा संसाधन भी इनको कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को। अब हम बात करें तो देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय नहीं है, जल विद्युत नवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि सी जो जल विद्युत है वह नवीकरणीय होता है, लेकिन कोयला जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो गैस कौन सी है? अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखिए, नाइट्रोजन पाई जाती है पृथ्वी की सतह पर 78%, ऑक्सीजन जो पाई जाती है लगभग 21% पाई जाती है, आर्गन जो पाई जाती है वह लगभग 1% के आसपास पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03% होती है। तो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि पृथ्वी के किस क्षेत्र को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है? ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के लगभग मध्य से काटने वाली रेखा होती है भूमध्य रेखा, इसके 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता कम होती है, उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, मरुस्थल में कम होती है, महासागर में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन स्थल पर जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है। देखिए, यहाँ पर भी ये कंसेप्ट है, महासागर में जैव विविधता तो होती है लेकिन स्थल पर जैव विविधता हमेशा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय वन। जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के पौधे और अलग अलग प्रकार के जंतु। तो पृथ्वी स्थलीय भाग पर ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि महासागर में इतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना कार्यरत है? देखिए, राष्ट्रीय वन योजना केवल वनों के लिए है, जैव विविधता योजना बायोडायवर्सिटी के लिए है, ये और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, तो ये सही है, ये वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, ये राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो CFC का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए, जितने भी रेफ्रिजरेशन पदार्थ होते हैं, ठंडे करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वाहन के इंजनों में इसका उपयोग नहीं होता, कृषि उत्पादन में इसका उपयोग नहीं होता, प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया प्रदूषण मुक्त होती है? देखिए, कोयले से प्रदूषण होता है, परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण होता है, विकरणीय प्रदूषण जिसे हम बोलते हैं, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता, प्राकृतिक गैस से प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्न में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिनका अपघटन नहीं हो सकता, बायोडिग्रेडेबल मतलब अपघटन हो सकता है, और जिनका अपघटन नहीं हो सकता वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो कागज का अपघटन हो सकता है, खाद्य अपशिष्ट का हो सकता है, प्लास्टिक का नहीं होता, पत्तियों का हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यानी ओजोन परत में छिद्र के लिए जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेशन पदार्थों से निकलती है वो क्लोरो ओजोन परत में क्षरण के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण पराबैंगनी किरण जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी पर आ रही हैं और अपना हानिकारक प्रभाव दिखा रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम बात करें, किस ऊर्जा स्रोत को असीमित ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, यानी कि हमेशा वह ऊर्जा देता है? तो निर्विवाद रूप से सौर ऊर्जा असीमित ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ कभी ना कभी खत्म होगा, कोयला कभी ना कभी खत्म होगा, प्राकृतिक कभी ना कभी खत्म होगा, क्योंकि ये जीवाश्मीय ईंधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जीवाश्मीय ईंधन का उदाहरण होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट हम बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972। इसको डायरेक्ट याद रखिए, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1986 में पर्यावरण संरक्षा अधिनियम पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षा अधिनियम, पर्यावरण संरक्षा अधिनियम पारित हुआ। 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ। जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ 2002 में। और तो इसका, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखिए। यह 1972 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के जो प्रमुख 20 क्वेश्चन है, हमने लगातार एक श्रृंखला चल रही है इन क्वेश्चनों की, उसके 20 क्वेश्चनों को हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कई सारे एग्जाम से संबंधित हमने क्लासेस डाल रखी हैं। धीरे धीरे जो है सिलेबस को हम कवर करते जा रहे हैं, चाहे वो प्रश्नों के माध्यम से, चाहे वो थ्योरी के माध्यम से। तो आप उनको जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वो सारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपकी जो तैयारी है उसमें किस तरह से सहायक सिद्ध हो रही हैं। इन सभी के बारे में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।